हाँ विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे भाषा के विषय में। किसी भी भाषा को जानने और पढ़ने के लिए उसके व्याकरण का जानना बहुत जरूरी है। और व्याकरण तब हम जान पाएंगे जब उसके वर्णों के बारे में जाने, अक्षर के बारे में जाने, उसकी उत्पत्ति के बारे में जाने और उसके क्या हमारे जीवन में प्रभाव है, क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, कैसे हम उसको शब्दों में पिरोते हैं। इनको जब हम जानेंगे तो भाषा के बारे में हमको ज्ञान मिलेगा। ये देखिए, हिंदी भाषा, भाषा क्या होती है? तो एक लाइन में हमने बनाया है, कहने सुनने का बोध कराता, कहने सुनने का बोध कराता, आवाज वही भाषा कहलाता, और फिर पढ़ लिख लिख पढ़ भाव बताता, मन की बात घर को बतलाता। अर्थात हम अपने मन की भावना को दूसरे तक संप्रेषित कर सकें या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा का काम क्या है? एक विचार को दूसरे मन मस्तिष्क तक परिवर्तित करने, ट्रांसफर करने या पहुंचाने का जो रूप, जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। तो कहने सुनने का बोध कराता है, जो मुंह से आवाज हमारी निकल रही है उसका बोध कराता, और आवाज वही भाषा कहलाता है। जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है वो भाषा है, जिसको हम पढ़ने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से हम अपनी भावना दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, वो भाषा कहलाता है। अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने का जो क्रम होता है। अब इसके रूप के बारे में आते हैं। अब हम कितने प्रकार से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? तो इसके दो रूप मुख्यतः होते हैं। एक होता है मौखिक, मौखिक रूप से अपनी बात हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, एक तो ये तरीका है। और दूसरा है लिखित। लिखित में क्या होता है कि लिख के अपनी बात हम उसको दें और वो व्यक्ति पढ़ के समझ ले तो हमारी बात उस तक पहुंच जाएगी। तो ये भाषा के रूप होते हैं। पहला मौखिक होता है। मौखिक में क्या होता है? किसी को बुलाना, आवाज देना और हार्न बजाना, और फिर किसी से संदेश दे के उसको बुलवा लेना, ये मौखिक रूप में आता है। और लिखित रूप में क्या होता है? हम पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जो लिखने पढ़ने के क्रम में आता हो, किसी को बुलाते हैं या अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। ये बुलाने और पहुंचाने का जो क्रम है, यही हम भाषा के रूप में इसको जानते हैं। ये लिखित और मौखिक दो रूप होता है। एक और रूप की परिकल्पना की गई है आजकल जो चल रहा है, वो सांकेतिक होता है। सांकेतिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संकेत या इशारों से किसी तक अपनी बात पहुंचाना। आजकल यातायात के जो माध्यम हैं वो जल यातायात हो या थल यातायात हो या वायु यातायात हो, जितने तरह के ये माध्यम हैं यातायात के, सब में जो सिग्नल सिस्टम काम करता है। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक का सिपाही एक हाथ अपना देता है, दूसरे हाथ से आप आए इसका इशारा करता है, फिर इधर के रोक के और उधर, वो बोलता नहीं है, केवल व्हिसिल और हाथ के संकेतों के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगे हुए हैं, बत्तियां लगी हुई है, सिग्नल जिसको हम कहते हैं, वो लाल, हरा और पीला लगा हुआ है, उसके क्रम के माध्यम से हम संकेत देते हैं कि अब यहाँ की ट्रैफिक जाएगी और यहाँ की ट्रैफिक आएगी। ये आने जाने का जो क्रम है ये उसमें काम करता है वो सांकेतिक शब्दों में। दीपर, लाइट, ये सांकेतिक का है। या जगह जगह संकेत के चिन्ह सड़कों पर लगा दिए जाते हैं कि आगे नदी है, नाला है, तालाब है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, होटल है, ये रंबलिंग स्ट्रिप है, बाजार घना है या फिर सड़क सकरी है, डाइवर्जन है। इस तरह की सूचना देने का जो माध्यम, जो काम है, वो भाषा के सांकेतिक रूप में होता है। तो अब हम ये समझे भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या होता है और भाषा के रूप कितने होते हैं। अब इसमें होता है कि वर्ण और वर्णमाला। अब वर्ण क्या होता है? तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां, जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो वर्ण कहलाती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यूं कहें कि वर्ण प्राथमिक स्तर का वह शब्द है, वह अक्षर है जो वर्ण कहलाता है, जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो समाप्त नहीं हो सकता है। वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम न तोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। अब वर्ण भी और वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? इन सभी वर्णों का जो संयुक्त क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं।
अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। एक को स्वर कहते हैं, दूसरे को व्यंजन कहते हैं। स्वर में अ से लेके अह तक ये जो 13 मात्राओं के सिंबल होते हैं, अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, ये जो 11 होते हैं सिंबल, ये 11 मात्राओं को हम स्वर कहते हैं। इन्हीं के सहायता से हम अक्षरों का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन क से लेके और ह तक होता है। लास्ट के जो 3 अक्षर बचते हैं छ त्र ज्ञ, इनको हम इस व्यंजन की श्रृंखला में न रखते हुए संयुक्ताक्षर के रूप में रखते हैं। अब ये स्वर व्यंजन में सन्निहित कैसे होता है, इसको देखिए। जैसे हमने लिखा है नाना, ये हो गया ना ना, ये नाना हो गया। नाना में क्या है? नौ में भी आ है और दूसरे नौ में भी आ है। अर्थात प्रत्येक वर्ण में जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है। अब इस ना लिखे हैं, ना में से जब हम आ निकाल देंगे, आ, ये आ निकलेगा तो क्या बच जाएगा? ये हलंत लग जाएगा। उसके नीचे तिरछी डंडी खींच देते हैं, जिसको हलंत कहते हैं, और वह अक्षर आदि हो जाता है। तब उसके उच्चारण में हम क्या करते हैं? ह्रस्व कहते हैं। वो ह्रस्व है और जल्दी से उसका उच्चारण करते हैं। और ये नौ में जब अ जुड़ता है तो ना होता है। बात समझ में आ रही होगी आपके? अब देखिए, जैसे क है तो क में अ समाहित है। इस क में से जब क निकल जाएगा, क से जब क निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये क जो है वो हलंत हो जाएगा, उसकी आवृत्ति आधी हो जाएगी, या यूं कहें कि वो ह्रस्व हो जाएगा। इस प्रकार जितने व्यंजन हैं उसमें स्वर समाहित हैं। इन्हीं से मात्राओं का हम निर्माण करते हैं। क है, अ समाहित हुआ, का है, आ समाहित हुआ, ई है, छोटी ई समाहित हुई। ऐसे ऐसे करके हम ये काम करते। अभी आप देख रहे हैं, ये भाषा आपने जाना, भाषा के रूप को आपने जाना, वर्ण जाना और वर्णमाला जाना, वर्णों के प्रकार जाने। ये चीज आप जान गए होंगे। आज के क्लास में हम इतना रहने देते हैं और फिर हम अगली क्लास में इससे आगे के जो आवृत्तियां बनेंगी उसको बताया जाएगा। तब तक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जय